नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं साइंस के इस मैराथन के लगातार 5वें दिनों पे, जहां पे आज भी हम करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए देखते हैं आज के सेट में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। दोस्तों, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब दोस्तों, जो मनुष्य सुन सकता है ना, उसकी तरंग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि 20 से कम है, यदि 20 से कम है तो इसे बोला जाता है अश्रव्य। अश्रव्य कहने का मतलब इसे भी मनुष्य नहीं सुन पाएगा। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की यदि कोई बात है तो इसे क्या बोला जाएगा, तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि है तो इसे बोला जाएगा पराश्रव्य। तो दोस्तों, इसे भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। तो हमारी जो कान है ना, वो केवल 20 से लेके 20,000 के बीच की ही सुनेगी। 20 से कम को अश्रव्य कहा जाता है और 20,000 से ज़्यादा को पराश्रव्य कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ध्वनि के बारे में एक बात और है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो ध्वनि है वो वायु में ध्वनि पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यदि ध्वनि पर दबाव का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो दोस्तों जो दबाव होती है ना, इसका ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दबाव कितना भी डाल दिया जाए, ध्वनि के चाल में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। यही बात कर लिया जाए उसके ताप का, कि क्या ताप का प्रभाव पड़ता है, तो जी बिल्कुल पड़ता है। ध्वनि में ताप का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। यदि हवा में 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि कर दिया जाए तो इसकी स्पीड जो है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा देने से उसमें कितने की स्पीड बढ़ जाएगी, 0.61 की स्पीड से वो बढ़ जाएगी। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि आर्द्रता का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो दोस्तों ध्वनि पर जो आर्द्रता होती है ना, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और आर्द्रता बढ़ने पर जो ध्वनि की स्पीड होती है वो भी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। कहने का मतलब आर्द्रता जितनी बढ़ेगी ध्वनि की स्पीड उतनी ही बढ़ने लगेगी। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, ये जो हरा कशिश होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है FeSO4 × 7H2। मतलब FeSO4 जो होती है एंड 7H2O, ये हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है। लेकिन दोस्तों, हरा कशिश के जगह पे यदि आपसे सफ़ेद कशिश पूछ लिया जाए कि जो सफ़ेद कशिश होती है इसका सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों जो सफ़ेद कशिश होती है इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O। मतलब यदि ZnSO4 आपको दे दे तो समझिए कि सफ़ेद कशिश की बात हो रही है, लेकिन आपको हरा कशिश दे दे तो समझिए FeSO4 की बात हो रही है। अच्छा दोस्तों, आपसे जल गैस का यदि पूछा जाएगा तो जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, जल गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2 होता है। लेकिन आपसे यदि प्रोड्यूसर गैस की बात किया जाए तो प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है, तो इसका होता है CO+N2 होता है। तो दोस्तों, इस तरह करके कोई फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ दे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है, कैलोमिल का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, जो कैलोमिल होती है इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें Hg का मतलब क्या होता है, पारा होता है। दोस्तों, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। यह एक धातु होता है, लेकिन धातु में भी यह कैसा धातु है, यह एक द्रव धातु होती है। मतलब यदि बात किया जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पारा होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों पारा जो होती है, इस पारा का यूज़ थर्मामीटर में भी किया जाता है, थर्मामीटर में भी किया जाता है। और मौसम को मापने के लिए जो बैरोमीटर होता है ना, उस बैरोमीटर में भी इसी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह करके पारा के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है। तो दोस्तों, हीरे की जो चमक होती है इसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसे TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो TIR होती है ना, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। और हीरे की जो चमक होती है वह इसी के कारण होता है। अच्छा, पूछा जाएगा आपसे कि जो हीरा होती है ना, इस हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों, इसका जो अपवर्तनांक होती है वो कितना होता है, 2.4 होता है। ये मैक्सिमम होता है दोस्तों, अन्य सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा होती है। 2.4 अपवर्तनांक होती है हीरा का। आपसे पूछा जाएगा कि मरुस्थल में मिरीज का
जो निकलता है वो मरुस्थल में किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो वो भी दिखाई पड़ता है दोस्तों किसके कारण? वो भी दिखाई पड़ता है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। अच्छा, इंद्रधनुष का नाम तो आप सुने ही होंगे। जो इंद्रधनुष होती है उस इंद्रधनुष में जितने भी कलर होते हैं वो सारे कलर जो होते हैं उसमें कौन कौन सी घटना होती है प्रकाश की? तो दोस्तों इसमें परावर्तन भी होता है, इसमें अपवर्तन भी होता है और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो इस तरह करके आप समझ लेंगे जो इंद्रधनुष बनती है जिसमें कई कलर होते हैं, इस कलरों में बात कर लिया जाए तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों चीज होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विद्युत तीव्रता होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। न्यूटन के बारे में पूछा जाए तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है? न्यूटन बल का होता है, हम सभी जानते हैं। और यदि कूलम्ब की बात कर लिया जाए तो कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब का, जिसे चार्ज कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? जो कोणीय वेग होती है वो कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों रेडियन प्रति सेकेंड। लेकिन आपको कोणीय त्वरण के बारे में पूछ लिया जाए कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या मारेंगे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यदि आपसे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक पूछ लेता है तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन आपको जब दबाव का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो आप क्या मारेंगे? दबाव का तो हर कोई जानता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे ही क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। तो इस तरह करके हम देख लेंगे जो विद्युत तीव्रता होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोफेरॉल होता है। अच्छा, विटामिन ई का तो टेकोफेरॉल हो गया। आगे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। हम सभी जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आपसे यदि विटामिन B1 की बात कर लिया जाए कि जो विटामिन B1 होती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों इसका थायमीन होता है, हम सभी जानते हैं। और यदि भी आपको पूछा जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो B2 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 होती है, इसका राइबोफ्लेविन होता है। आपको विटामिन BC का यदि पूछा जाएगा रासायनिक नाम तो आप क्या बतलाएंगे? विटामिन C का स्कॉर्बिक एसिड होता है। बिल्कुल सही, स्कॉर्बिक एसिड। लेकिन आपको विटामिन D का पूछ लिया जाए तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको टेकोफेरॉल कहा जाता है, टेकोफेरॉल कहा जाता है। और आपसे यदि विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो विटामिन के का क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। और इसी तरह यदि हम बात कर ले विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। लेकिन आपको यदि विटामिन ई का पूछेगा तो क्या मारेंगे? टेकोफेरॉल होता है। तो इस तरह करके हम विटामिन के सारे रासायनिक नाम को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों जो भारी जल होती है ये भारी जल क्या होती है? तो हमेशा की तरह इस बार तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मतलब जो भारी जल होती है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला D2O हो जाता है। तो ये जो D2O होती है ना ये भारी जल की होती है। और आपसे भारी हाइड्रोजन की बात कर लिया जाए तो जो हाइड्रोजन होती है ना वो कौन सी होती है? D होती है, उसको हम लोग D कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का हो जाएगा कि ट्रैकोमा जो रोग होती है यह किस में होती है? दोस्तों ट्रैकोमा जो बीमारी होती है यह मनुष्य के किस अंग से संबंधित होती है? आंख से संबंधित होती है। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि यदि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है मेनिंजाइटिस रोग किससे होती है? तो दोस्तों जो मेनिंजाइटिस रोग होती है ना वो शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? मस्तिष्क से संबंधित होती है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि ब्रोंकाइटिस रोग किससे होती है, तो ब्रोंकाइटिस नाम का जो बीमारी होता है ना ये बीमारी किस में होती है? ये बीमारी फेफड़ा में होती है। तो आपसे दो बातें पूछ सकता है, मेनिंजाइटिस पूछेगा तो मस्तिष्क मारेंगे और ब्रोंकाइटिस पूछेगा तो फेफड़ा मारेंगे। यदि ट्रैकोमा नामक बीमारी पूछेगा तो क्या बतलाएंगे? कि ये आंख में होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आगे है दोस्तों हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो मतलब जो दोस्तों हेपेटाइटिस बी होती है ना वो पीलिया नामक रोग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। अच्छा, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो चेचक नामक बीमारी होती है वो चेचक बीमारी में किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों चेचक जो होता है वो वेरिओला वायरस के कारण होता है। कौन सी बीमारी कौन सा वायरस होता है दोस्तों? वेरिओला वायरस के कारण चेचक की बीमारी होती है। लेकिन आपको यदि छोटी माता के बारे में पूछा जाएगा तो छोटी माता कौन सी वायरस के कारण होती है? ये वेरिसेला वायरस होती है।
वेरिसेला वायरस। तो इस तरह करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे यदि छोटी माता पूछेगा तो वेरिसेला वायरस मारेंगे, यदि चेचक के बारे में पूछेगा तो वेरिओला मारेंगे, हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछेगा तो क्या मारेंगे, पीलिया नामक बीमारी मारेंगे। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एड्स की बीमारी होती है वो किस वायरस के कारण होती है। तो दोस्तों जो एड्स की बीमारी होती है ना वो HIV वायरस के कारण होती है। और डेंगू ज्वर के बारे में यदि आपसे पूछ दिया कि जो डेंगू ज्वर होती है वो डेंगू ज्वर किस वायरस के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबो वायरस। इसका आंसर हो जाएगा अरबो वायरस। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, सारे वायरस का नाम याद रखेंगे। जो डेंगू ज्वर होती है वो अरबो वायरस के कारण होती है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आगे है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। दोस्तों जो एपिलेप्सी रोग होती है ना उसका संबंध है नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग बहुत बार पूछा गया है, एपिलेप्सी रोग जो होती है वो नाड़ी संस्थान से संबंधित होती है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है। मतलब जो AB होता है ना, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति वो किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो AB को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। AB को सर्वग्राही बोला जाता है, इसीलिए A से, B से, AB से तथा O से, ये सारे से क्या करेगा, रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो A, B, AB और O ये चारों ब्लड ग्रुप वाले से AB क्या करता है, ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। और सर्वग्राही का मतलब ही होता है कि यह सभी से ले सकता है। जैसे O को क्या बोला जाता है, O को सर्वदाता बोला जाता है। सर्वदाता कहने का मतलब ये सभी को दे सकता है पर ले किसी से नहीं सकता है, ले नहीं सकता है पर दे सभी को सकता है। तो ये सर्वदाता। और AB को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। अच्छा, ब्लड के बारे में 2-3 बातें और हम देख लेते हैं। जो ब्लड होती है उस ब्लड को कितना डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। दोस्तों जो ब्लड होती है ना इस ब्लड को कितना डिग्री सी पर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सी पर हमेशा ब्लड को रखा जाता है। अच्छा, ब्लड जो होती है ना, ब्लड वो मेल जो होती है पुरुष, इस मेल के ब्लड में यदि 100 ml ब्लड निकाल लिया जाए तो इस 100 ml ब्लड में कितना % ऑक्सीजन होता है। तो मेल के 100 ml यदि ब्लड ले लेंगे तो उसमें 15% ऑक्सीजन रहता है। लेकिन यही दोस्तों यदि फीमेल की बात कर लिया जाए तो फीमेल के 100 ml ब्लड में कितना % रहता है ऑक्सीजन, 13% ऑक्सीजन रहता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग तो जानते ही है ना कि ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है पूरे शरीर में। तो मेल का जो ऑक्सीजन होता है ना 100 ml में वो 15% होता है, जबकि फीमेल का कितना होता है, 13% होता है। अच्छा, यदि पूछा जाएगा जो ब्लड होती है इस ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है। जो ब्लड की स्टडी होती है, जो ब्लड का अध्ययन होता है, इसे हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमेटोलॉजी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, मतलब खून का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जो 1 यूनिट ब्लड हम लोग देते हैं, 1 यूनिट कहा जाता है ना कि 1 यूनिट ब्लड किसी को चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो इस 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है दोस्तों, तो इसमें होता है 450 ml। यदि आपसे ब्लड लिया जाए तो 450 ml को ही बोला जाता है 1 यूनिट। तो इस तरह करके ब्लड के बारे में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन से चेचक के टीके की खोज किसने किया था। चेचक का जो टीका था दोस्तों इसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे जो चेचक का टीका है उसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। जो पोलियो होती है इस पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो पोलियो के टीका का खोज किया था जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। किसका खोज, पोलियो के टीका का खोज। अच्छा, पेनिसिलिन का खोज आपसे पूछा जाएगा कि पेनिसिलिन के टीके का खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का जो टीका था ना, इस पेनिसिलिन के टीका का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपसे यदि इंसुलिन के बारे में पूछा जाएगा, इंसुलिन के टीका का खोज किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज किसने किया था, वेंटिक वेस्ट ने किया था। वेंटिक वेस्ट ये पेन इंसुलिन का खोज किया था। आपसे थर्मामीटर का भी पूछा जा सकता है कि थर्मामीटर का खोज किसने किया था, टॉमस अल्बर्ट ने किया था। जो थर्मामीटर थी ना, इस थर्मामीटर का खोज किसने किया था, टॉमस अल्बर्ट ने किया था। तो आपको यदि याद नहीं हो पा रहा है तो आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। जो थर्मामीटर थी इसका खोज किसने किया था, टॉमस अल्बर्ट ने किया था। अच्छा, एक्सरे की खोज किसने किया था, तो एक्सरे की खोज किसने किया था, विलियम रॉन्टसन किया था। ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि विलियम रॉन्टसन जो है ये किसका खोज किया था, एक्सरे का खोज किया था। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श
दूध एक आदर्श आहार है और लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है? तो दोस्तों दूध एक आदर्श आहार तो है ही, लेकिन इसमें कौन से तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी हो जाती है। आयरन की भी कमी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। और इस आयरन के साथ साथ कॉपर की भी क्या होती है? कॉपर का मतलब तांबा होता है। तो आयरन और कॉपर दोनों की कमी होती है किस चीज़ में? एक आदर्श दूध में। इसीलिए तो दोस्तों माँ को अलग से लिया जाता है एक आयरन की गोली। और आपसे पूछा भी जा सकता है जो गर्भवती महिला होती है ना, इस गर्भवती महिला में भी किसकी कमी हो जाती है? तो इस गर्भवती महिला में भी दोस्तों आयरन की कमी हो जाती है, इसीलिए आयरन की गोली लेती है, कैल्शियम की भी गोली बाहर से लेती है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता का ज्ञान के आधार शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए एक आधार है। लेकिन शेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली की गुणवत्ता को ज्ञात किया जाता है और मूंगफली की गुणवत्ता का जो आधार है शेलिंग प्रतिशत, इससे किसका पता लगाया जाता है? तो इससे पता लगाया जाता है मूंगफली में कितने दाने हैं, वो मूंगफली में दानों का जो प्रतिशत होती है ना, इसी को क्या कहा जाता है? शेलिंग प्रतिशत कहा जाता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, आगे है दोस्तों जो किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? मतलब एक ऐसी बकरी है ना, उस बकरी को क्या कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। उस बकरी का क्या नाम है दोस्तों? उस बकरी का नाम है सानेन बकरी। तो सानेन किस्म का जो प्रजाति का बकरी होता है, इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि हस्तचालित चारा, मतलब चारा काटने की जो एक मशीन होती है ना, जिससे हम लोग गाय के लिए चारा काटते हैं, जो हाथ से चलाया जाता है, तो इस मशीन का जो फ्लाईव्हील होता है, मतलब इसमें जो चक्का होता है, इस चक्का को किस प्रकार के लोहे से बनाया जाता है? तो दोस्तों हस्तचलित चारा काटने की जो मशीन होती है, उसके मतलब ऐसे करके जो होती है ना, यहाँ पर जो हैंडल लगा होता है जिसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो ये जो होता है इसका व्हील जो होता है बड़ा सा, ये किससे संबंधित ये किस प्रकार के लोहे से बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढलवा लोहा का बनी होती है। तो किसका बना होता है दोस्तों? ये होती है ढलवा लोहा का बना होता है। अच्छा, ढलवा लोहा के बारे में आपको क्या पता है? ये जो लोहा होती है ना, ये लोहा 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है ढलवा लोहा, ढलवा लोहा के बाद एक कौन सा लोहा होता है? एक होता है पिटवा लोहा, और पिटवा लोहा के बाद एक कौन सा लोहा होता है? एक होता है इस्पात। ये 3 प्रकार का लोहा पाया जाता है। और जो दोस्तों ढलवा लोहा होती है ना, इस ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत थोड़ी ज़्यादा होती है। कितना % कार्बन होता है? तो ढलवा लोहा में दोस्तों 2 से 5% तक क्या होती है? कार्बन पाई जाती है। इसीलिए ढलवा लोहा है ना, वो भंगुर लोहा होता है। इसको पीट नहीं सकते हैं, पीटेंगे ना तो ये टूट जाएगा। मजबूत तो होता है, लेकिन एक ऐसी लोहा होती है, भंगुर लोहा होती है। इसी में एक पिटवा लोहा होता है। जो पिटवा लोहा होता है ना, इसमें कार्बन की प्रतिशत कम होती है और वो लगभग 0.12 से लेके 0.25, मतलब आधा से भी बहुत कम प्रतिशत इसमें कार्बन की होती है। और इसी के लिए इसका नाम पिटवा पड़ा। पिटवा मतलब इसको पीट सकते हैं, पीट पीट के इसको चादर भी बना सकते हैं, इसलिए पिटवा लोहा का ही चादर बनाया जाता है। ये जो पिटवा लोहा होता है, ये आघातवर्ध और तन्य होते हैं, इसीलिए इसको तान तान के क्या करते हैं? चादर बना सकते हैं। लेकिन ढलवा लोहा का चादर नहीं बन पाता है। इसी में एक होता है इस्पात। ये इस्पात क्या होती है? ये इस्पात लोहा का भी होता है, और लोहा के साथ किसका मिश्रण होता है? कार्बन की मिश्रण होती है। और लोहा कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं? इस्पात होता है। ये अलग अलग कैटेगरी का होता है। इस लोहा के और प्लस कार्बन इस्पात में इसको यदि हम जिंक मिला देंगे तो जिंक इस्पात बन जाएगा। और इस तरह करके हम इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन एक ढलवा लोहा जो होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है? मजबूत तो होता है, लेकिन मजबूत के साथ ये भंगुर होता है, इसको पीट नहीं सकते हैं। और एक पिटवा लोहा, एक इस्पात होता है। तो इस तरह करके हम देख सकते हैं जो हस्तचलित जो मशीन होती है ना, जो चारा काटने की मशीन होती है, इसमें कौन से लोहे का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ढलवा लोहा का यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आगे है दोस्तों, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? भैंस का दूध का फैट ज़्यादा होता है, हम लोग जानते ही है ना। तो 100 ग्राम यदि भैंस का दूध ले लेंगे तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी? तो दोस्तों 100 ग्राम भैंस के दूध से लगभग 90 कैलोरी की एनर्जी निकलती है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के रक्त में लाल रंग
किसके कारण होता है? पहले तो ये जानिए कि मनुष्य का जो ब्लड है ना, उस ब्लड का रंग क्या होता है? वो लाल होता है। और लाल किसके कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो मनुष्य के रक्त का रंग जो लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, लाल जो हीमोग्लोबिन होती है, इस हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? आपसे यदि पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या मारेंगे? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में गैस्ट्रिस रस जो होता है वो गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? मनुष्य में जो गैस्ट्रिक रस होता है ना, जिसको जठर रस भी कहते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये अमाशय से स्रावित होता है। तो इस तरह करके हम लोग याद रखेंगे, जो अमाशय होती है ना, ये अमाशय से गैस्ट्रिक रस निकलती है, जिसे जठर रस भी कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जो मनुष्य होती है, उस मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है, वो पाचन की क्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है? तो दोस्तों पाचन की जो क्रिया होती है ना, यह 5 स्टेप में पूरी होती है। कौन सी होती है? एक अंतःकरण हो जाती है, 2 नंबर में पाचन हो जाती है, 3 नंबर में अवशोषण हो जाती है, 4 में स्वांगीकरण होती है और 5 में मल परित्याग होता है। मतलब मुंह से ही इसका पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो इस तरह करके पाचन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेंगे। चलिए आज का 20वां क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो इस तरह करके हम लोग डार्विन के बारे में समझ सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, जो प्रोसेसर होती है ना, इस प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो इसकी जो गति होती है दोस्तों, इसको हम लोग मेगाहर्ट्ज में मापते हैं या फिर गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज की बात यदि किया जाए तो ये प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है कि जो डीपीटी होती है ना, ये डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पहले तो समझिए, जो डीपीटी का टीका होता है यह बच्चों को 3 रोगों से रक्षा करता है। वो कौन कौन सा रोग है? तो एक होता है दोस्तों टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ नामक रोग जो होती है ना, इस तीनों रोग से रक्षा करता है। कौन सा? डीपीटी का टीका। तो दोस्तों जो डीपीटी की टीका होती है ये मनुष्य को 3 चीज़ों से रक्षा करता है। एक होता है टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग नामक बीमारी होती है। दोस्तों यदि आपसे डीपीटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो डीपीटी में डी से जो होता है ना, वो डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। और जो पी से होती है ना, इस पी को परट्यूटिस कहा जाता है, परट्यूटिस बोला जाता है। और ये परट्यूटिस किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये काली खांसी को कहा जाता है। तो परट्यूटिस का मतलब हो गया काली खांसी। और इसी के बाद जो टी होती है ना, इस टी का मतलब क्या होता है? टिटनेस नामक बीमारी होती है, टिटनेस नामक बीमारी। तो डीपीटी का मतलब ही होता है डिप्थीरिया, परट्यूसियस जिसको काली खांसी कहते हैं, और लास्ट में टी से क्या होता है? टिटनेस होता है। तो डिप्थीरिया, परट्यूसियस और टिटनेस की बीमारी को डीपीटी बोला जाता है। और इसके टीका किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ नामक बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीपीटी का टीका बच्चों को लगाते हैं। तो इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य है उस वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? जो वयस्क मनुष्य होता है इसमें हृदय चक्र का जो समय होता है वो दोस्तों 0.8 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकेंड होती है वो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र के समय का आकलन करता है, 0.8 सेकेंड। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, मछलियों में जो श्वास अंग होती है ना, वो कौन सी होती है? मछली जिसे मत्स्य कहा जाता है, इसमें जो श्वास अंग होती है वो दोस्तों क्लोम कहलाती है, जिसे हम लोग गिल्स भी कहते हैं। तो ये हो गई क्लोम या गिल्स, मछलियों में श्वसन अंग होता है। और इसी तरह आज का 25वां क्वेश्चन है कि वाटसन और क्रिक जो थे वो जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? मतलब वाटसन क्रिक जो थे ना, वो जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों हम लोगों को पता ही है, ये डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जो ये डीएनए है, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कब दिए हैं वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने? तो दोस्तों ये 1953 ईस्वी में दिए हैं। कब दिए हैं? 1953 ईस्वी में दिए हैं। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों इनको मिला था वो कब मिला था? 1962 ईस्वी
ईस्वी को मिला था। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे कि जो वाटसन क्रिक थे, ये वाटसन क्रिक को जीव विज्ञान के डीएनए डबल हेलिकल के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। और डीएनए का जो ये डबल हेलिकल मॉडल है, इनका खोज कब किए थे ये 1953 ईस्वी में किए थे, और इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार मिला इनको 1962 ईस्वी में मिला था। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। हमारा प्रयास कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।